नीलामी के बाद सभी टीमों के पास है नए नवेले तेज गेंदबाज और आज इस वीडियो में देखेंगे सभी 10 टीमों के पेसर्स की फाइनल लिस्ट। साथ ही दोस्तों सभी टीमों के पेसर्स को रेटिंग और रैंकिंग भी देंगे और जानेंगे कि किसके पास है तगड़े और किसके पास है कमजोर पेसर्स। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को देखना, डिटेल में हर टीम पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपको लेकर देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नीचे से। नंबर 10 पर सबसे कमजोर पेसर्स कागज पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों है पंजाब किंग्स की टीम के पास। देखो यार ये बात तो बहुत सारी है कि आरसीबी ने सही से पर्स का इस्तेमाल नहीं किया, कई टीमों ने कम पर्स होने के बाद भी अच्छी खरीदारी की, लेकिन पंजाब को लेकर एक बात जरूर बोलूंगा कि 3 बड़े प्लेयर्स को लेने के बाद जो फ्रेमवर्क था पंजाब तैयार नहीं कर पाई है। तेज गेंदबाज की लिस्ट इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इनके देख पा रहे होंगे। अर्शदीप सिंह, वैशक कुमार, यश ठाकुर, कुलदीप सेन इनके इंडियन पेसर्स हैं। तो वही विदेशी पेसर्स में मार्को जेनसन और जेवियर बार्टलेट है। मार्को जेनसन ऑलराउंडर का रोल भी निभाएंगे क्योंकि ऑलराउंडर कैटेगरी में वो बिके हैं, लेकिन प्रॉपरली तो वो तेज गेंदबाज ही रहने वाले हैं। अब देखो यार अर्शदीप सिंह 18 करोड़ तगड़ी खरीदी थी, लेकिन उनका साथ देने के लिए आपको मार्को जेनसन पर डिपेंड होना पड़ेगा। बड़ी चीज दोस्तों यह है कि आईपीएल में मार्को जेनसन कई टीमों के हवाले से खेल रहे हैं, उस तरह से नहीं चल रहे हैं। अब ये चीजें पंजाब किंग्स को थोड़ा सा परेशान जरूर कर रही होगी। पिछले साल इनके पास फिर भी अर्शदीप का साथ देने के लिए एक अच्छा विकल्प था। जाहिर है दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम या कोई भी टीम जब नीलामी में मेगा ऑक्शन में अपने आप को नए तरीके से बनाने के लिए उतरती है तो एक मेगा ऑक्शन में आप अपनी पूरी स्क्वाड या पूरी टीम नहीं बना सकते। ये पंजाब वालों को भी पता है। देखो यार वैसे तो अर्शदीप सिंह और मार्को जेनसन भी तगड़े हैं, लेकिन अगर मैं बाकी टीमों से कंपेयर करूं ना तो इसलिए भैया मैंने इनको नंबर 10 पर रेट किया। मुझे लगता है बाकी टीमों की तुलना में पंजाब के पास कमजोर पेसर्स है। इस पर आप अपनी राय जरूर लिखना। 10 में से रेटिंग आप दो दोस्तों पंजाब किंग्स के पेसर्स को, और आपके हिसाब से पंजाब की पेसर्स किस पोजीशन पर है अपनी राय कमेंट। बात करते हैं दोस्तों अब नंबर 9 की। तो इस लिस्ट में हमने रखा है कलकत्ते की टीम को। कलकत्ते के पेसर्स मुझे लगता है कि दूसरे सबसे कमजोर पेसर्स रहेंगे। अब आप लोग बोल रहे होंगे यार कोलकाता तो वही टीम है ना जिसने पिछले साल खिताब जीता था। बेशक वही टीम है, लेकिन क्या तेज गेंदबाजी के दम पर जीता था? बिल्कुल नहीं। दूसरी बड़ी चीज, हाँ हर्षित राणा वहीं के वहीं मौजूद है जो कि इनके स्टार प्लेयर के रूप में अभी तक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल तक इनके पास मिचेल स्टार्क हुआ करते थे जो वो 4 ओवर तो तगड़े तरीके से संभाल ही लेते थे हर मैच में। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उमरान मलिक का फॉर्म कैसा है हम सबको पता है। वैभव अरोरा को स्टेप इन करना पड़ेगा। स्टार्क की रिप्लेसमेंट के रूप में इन्होंने नोकिया और स्पेंशन जॉनसन को लेकर आए। ये दोनों ही काफी तेज गेंदबाज है। नोकिया का इंजरी इशू चल रहा है और अभी खेलेंगे या नहीं इस पर एक बड़ा सवाल है। स्पेंसर जॉनसन पिछले साल थे उस तरह से चल नहीं पाए थे। भारतीय पिछे कई तेज गेंदबाज जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में चलते उन्हें रास नहीं आती है, मैं फिर बता रहा हूं, और बहुत कम ऐसे तेज गेंदबाज है ट्रेंट बोल्ट जैसे जो भारतीय पिचों पर आकर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि यहां की पिचे तेज गेंदबाजों को फेवर नहीं करती है। दैट्स व्हाई स्पेंसर जॉनसन और नोकिया है जरूर, लेकिन क्या वो मिचेल स्टार्क की जगह ले पा रहे हैं? कागज पर तो नहीं। दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल केकेआर की तेज गेंदबाजी कमजोर हुई है, और पिछले साल भी आईपीएल से पहले हमने केकेआर की तेज गेंदबाजी को कमजोर ही बताया था। बेशक दोस्तों एज ए टीम केकेआर पिछले साल खिताब जीत गई, लेकिन कागज पर दोस्तों अभी की स्थिति में मैंने केकेआर को नंबर 9 पर रखा है। पंजाब से तो मजबूत है इनके पास पेसर्स क्योंकि हर्षित राणा है वहां पर मौजूद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी टीमों की तुलना में जो आप आगे देखेंगे इस वीडियो में केकेआर नंबर 9 पर हमने रखा है। आप कहां पर रखोगे कमेंट बॉक्स में रख दो। देखो यार कागज की बात है, कागज पर पिछले साल भी केकेआर की गेंदबाजी कमजोर थी, लेकिन केकेआर पिछले साल खिताब जीती थी। तो कागज पर कई बातें मोस्टली या कम केसेस में भी बोल लो तो कई बार गलत साबित हो जाती है, और केकेआर जैसी टीम गलत प्रूफ करने में एक्सपर्ट है। केकेआर के लिए लाइक बनता है। बाकी 10 में से आप भी रेटिंग दो केकेआर के पेसर्स को, और आप कहां रखोगे कमेंट बॉक्स में रखकर बता दो। फटाफट 8वें नंबर की बात करते हैं। तो नंबर 8 पर दोस्तों इस लिस्ट में हमने रखा है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। पिछले साल तक राजस्थान रॉयल्स के पास ट्रेंट बोल्ट हुआ करते थे, इस बार नहीं है। तो ट्रेंट बोल्ट की क्या इन्होंने रिप्लेसमेंट ढूंढी है? इनके नाम तो आप देख ही पा रहे होंगे, संदीप शर्मा, मडवाल, तुषार देशपांडे, वाई सिंह, ए शर्मा, उसके अलावा जोफ्रा आर्चर, फजल उल फारूकी और के मफाका इनके पास विदेशी ऑप्शन के रूप में एज ए पेसर रहेंगे। संदीप शर्मा पिछले साल चले थे, इस बार फिर से एडिशन हुआ है जिसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रेंट बोल्ट नहीं है जिसकी कमी खलेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ भारतीय पिचों पर बहुत कम पेसर्स चलते हैं और ट्रेंट बोल्ट उनमें से एक है, तो ट्रेंट बोल्ट का रहना बहुत इंपॉर्टेंट था इन
के लिए नहीं है। क्या आर्चर चलेंगे? इंजरी इशू है, दैट्स व्हाई भैया आर्चर को मैं रेट नहीं करता। राजस्थान ने रेट किया है, लेकिन आर्चर का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके खिलाड़ी और पेसर का, स्पेशली पेसर का जो बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं, उनका ही कोई भरोसा नहीं है, तो ज्यादा बातें उन पर करने वाली है नहीं। फजलुल फारूकी और मफाका ये दोनों मिस्ट्री पैकेज बन सकते हैं, स्पेशली मफाका इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहे हैं, तो देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि विकल्प तो है इनके पास, नामी और स्टार प्लेयर्स नहीं है तेज गेंदबाजी में, इंडियन ऑप्शंस नहीं है, शायद पिछले साल भी नहीं था, लेकिन हाँ कई बड़े प्लेयर्स थे जिनको बाहर निकालने पर इनको दुख हुआ होगा। उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि क्या उनकी रिप्लेसमेंट तुषार देशपांडे और मडवाल बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता। तो कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स को मैं केकेआर और पंजाब से इनकी तेज गेंदबाजी को थोड़ा ऊपर रेट कर रहा हूं, लेकिन बाकी टीमों की तुलना में मुझे लगता है भैया ये नंबर 8 पर है। फिर वही बात है कि भाई देखो, एक पोजीशन या एक डिपार्टमेंट में अगर कोई टीम कमजोर हो तो हम ये नहीं बोल सकते टूर्नामेंट उनका खराब जाएगा। जैसे केकेआर भी थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि खराब टीम है। वैसे ही राजस्थान कागज पर तेज गेंदबाजी डाउन है। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। राजस्थान रॉयल्स के पेसर्स को 10 में से रेटिंग दो, और आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान आपके हिसाब से इनके पेसर्स किस पोजीशन पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम नंबर 7 की बात करते हैं। तो भैया देखो, दूसरी टीमों की तुलना में नंबर 7 पर हमने रखा है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। तेज गेंदबाजी कभी भी चेन्नई की मजबूत नहीं रही है, एक बार डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 साल का इतिहास है, चेन्नई लगातार फाइनल प्लेऑफ खेलती रही है। तो इसका रीजन ही है कि चेन्नई कभी भी पेस या किसी भी एक डिपार्टमेंट पर हैवीली डिपेंड होकर नहीं जाती है। अब इंडियन पेसर के रूप में खलील अहमद है, मुकेश चौधरी है, नागरकोटी है, जी सिंह है, विदेशी पेसर के रूप में पातिराना और नेथन एलिस है। पिछले साल भी कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं थे, पिछले साल खलील अहमद नहीं थे तो दीपक चहर थे जो इंजरी का जिनके साथ इश्यूज था, लेकिन फिर भी चेन्नई ने एक अच्छा क्रिकेट खेला। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि चेन्नई की टीम के लिए पेस डिपार्टमेंट में नंबर 7 एक सही पोजीशन है। चेन्नई से बेहतर कई टीमों के पास तेज गेंदबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि क्या तेज गेंदबाज आपको आईपीएल जिताने की गारंटी दे देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जाहिर है चेन्नई नीचे जरूर है, लेकिन मेरा विश्वास तो चेन्नई को लेकर यही है भाई कि चेन्नई इस तेज गेंदबाजी के दम पर भी बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलेगी, क्योंकि चेन्नई तेज गेंदबाजी के दम पर खेलती ही नहीं है, वो अपने बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑलराउंडर्स के दम पर जाते हैं। उनके पास एक फॉर्मूला है सेट, और उस फॉर्मूले को इस बार भी अपनाया है। बाकी चेन्नई के पेसर्स को 10 में से आप कितनी रेटिंग दोगे कमेंट बॉक्स में दे दो। जैसे पिछले साल दिख रहे थे मुझे, इसी साल भी वैसे ही दिख रहे हैं, और इनसे तो अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहती है। आप दे दो और आप बताओ चेन्नई आपके हिसाब से इनके पेसर्स किस पोजीशन पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम नंबर 6 की बात करते हैं। इस लिस्ट पे नंबर 6 पर दोस्तों हमने रखा है दिल्ली कैपिटल्स के पेसर्स को। दिल्ली की टीम ने पेसर्स का एक अच्छा ग्रुप बनाने में कामयाबी हासिल कर ली इस साल की नीलामी में। शायद पिछले साल 1-2 विकल्प कम थे। इंडियन प्लेयर्स के रूप में मोहित शर्मा है, नटराजन है, मुकेश कुमार को ले लिया, दर्शन नालकंडे और टी विजय भी है। विदेशी के रूप में आपने स्टार्क को ले लिया, चमीरा को ले लिया, तो आपके पास 3 ऐसे पेसर्स हो गए अब दिल्ली के पास जो कि स्टार पेसर्स है। एक तो आपके नटराजन, एक मुकेश कुमार और एक मिचेल स्टार्क। अब इन 3 में से 2 ही खेलेंगे प्लेइंग 11 में। जाहिर है 3 को भी आप खिला सकते हो, आप फंसोगे नहीं, आपके पास विकल्प है, आपके पास बैकअप्स है। दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे दिल्ली तेज गेंदबाजी में मजबूत लगती है। बेशक दिल्ली ने कई डिपार्टमेंट्स में अपना बेड़ा गर्क किया है, बेशक ऋषभ पंत का जाना इनके लिए बहुत बड़ी सजा हो सकती है, लेकिन तेज गेंदबाजी में मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पिछले साल के मुकाबले बेहतर करेगी। और चाहे चेन्नई हो, चाहे केकेआर हो, चाहे राजस्थान और पंजाब हो, अगर कागज पर देखें तो दिल्ली थोड़ी सी मजबूत पेस डिपार्टमेंट में नजर आ रही है। अब ये भाई देखो, इसको ये कन्वर्ट कर पाएंगे क्या रिकॉर्ड में, स्टैट्स में या प्रदर्शन में, ये तो समय बताएगा। बाकी दिल्ली के इन पेसर्स के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट, और बता दो आपके हिसाब से दिल्ली के पेसर्स को आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे और कहां किस पोजीशन पर आप रखोगे। मैंने नंबर 6 पर रखा है। फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये पोजीशन ये डिसाइड नहीं करती कि टीम कैसे खेलेगी, ये कागज पर टीमों की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पर दोस्तों हमने रखा इस लिस्ट में गुजरात टाइटंस के पेसर्स को। यार बहुत सारा कंफ्यूजन था, कभी लगा दिल्ली को नंबर 5 पर होना चाहिए, कभी लगा गुजरात को होना चाहिए। मैंने गुजरात को रख दिया, क्यों? क्योंकि इंडियन पेसर्स के रूप में इनके पास सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अरशद खान है, ईशान शर्मा है, ब्रार है और खिजरौलिया है। विदेशी पेसर के रूप में इनके पास रबाडा है, कॉटजी है। कॉटजी कम विकल्प नहीं है, कॉटजी भी एक अच्छा विकल्प है। मौके नहीं मिल रहे वो अलग बात है, लेकिन कॉटजी भी कर दे सकते हो। रबाडा प्राइम ऑप्शन है, स्टार प्लेयर है। आपके पास
दो स्टार प्लेयर है, सिराज और रबाडा, जो कि दोनों अपने दिन पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बाकी कॉडजी, अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, ये एक बैकअप्स और ऑप्शंस बन रहे हैं। तो मुझे तो भैया गुजरात की ये जो पेसर्स है, या ये बोल लो कि ये जो पेस सेटअप है, ये मुझे तो बड़ा थोड़ा सा मजबूत लग रहा है। पिछले साल इनके पास मोहम्मद शमी थे, लेकिन मोहम्मद शमी का साथ देने के लिए कोई ऐसी धुरी नहीं थी। लेकिन इस बार देखो यार, मोहम्मद शमी जरूर नहीं है, लेकिन सिराज और रबाडा का एक कॉम्बिनेशन इन्होंने बना लिया है। तो जोशुआ लिटिल पिछले साल तो इस बार नहीं है। मुझे तो भैया गुजरात थोड़ी सी मजबूत पेसिंग में लग रही है, इसलिए मैंने नंबर 5 पर रख दिया। बाकी आप बताओ, आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस के पेसर्स को आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, कमेंट बॉक्स में रख दो। और किस पोजीशन पर आप रखोगे गुजरात के पेस सेटअप को, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 4 की। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पर हमने रखा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पेसर्स को। पिछले साल जिस टीम के पास मात्र एक बड़ा पेसर था जो चला था, वो थे मोहम्मद सिराज, जो कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट में चलने लगे थे, और उनके अलावा विदेशी पेसर नहीं थे। अल्जारी जोसेफ को पिछले साल 14 करोड़ रुपए देकर बुलाया था, विकल्प नहीं थे छोटी नीलामी में। इस बार आपके पास दयाल है, डार है, भुवनेश्वर कुमार है, ए सिंह है, और विदेशी पेसर के रूप में भी निवान तुषारा, लुंगी एनगिडी और जॉर्ज हेजलवुड है। 2 से 3 स्टार पेसर अब इनके पास है। भुवनेश्वर कुमार को फिर बोल रहा हूं, कम ना आकी है। बेशक इंटरनेशनल क्रिकेट में कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, अगर आप इनकी कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, तो बुमराह के बाद इनका नंबर आता है नंबर 2 पर। भुवनेश्वर कुमार इंडिया के वन ऑफ द प्राइम मीडियम पेसर है, एंड दैट्स व्हाई दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की एंट्री सिराज से बेहतर इन्हें बना रही है, क्योंकि यश दयाल अब इंटरनेशनली चलने लगे, वो अनुभव उन्होंने ले लिया, तो वो भी एक धुरी बन रहा है, वो भी सपोर्टिंग रोल में। और हेजलवुड, अगर इंजरी इशू नहीं आता है ना, तो हेजलवुड को T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है। पिछले साल खेले नहीं थे, आरसीबी और विराट कोहली इनके मुरीद हैं। तो कुल मिलाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगर मैं पेसर्स की बात करूं, मुझे पिछले साल के मुकाबले बेहतर लग रहे हैं। अब पिछले साल मात्र सिराज के दम पर ही आरसीबी ने बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल लिया था, तो इस बार तो 2-2, 3-3 ऑप्शंस हैं, तो आरसीबी बेहतर हुई है पेस मामले में, और मैंने इनको इसीलिए नंबर 4 पर रेट किया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार आरसीबी के पास कम विकल्प है, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार आरसीबी से तगड़े नाम तो शायद दिल्ली के पास है, क्योंकि दिल्ली के पास स्टार्क है, गुजरात के पास रबाडा है। लेकिन यार देखो, हमने आईपीएल देख लिया है पिछले 5 सालों का, और उस आईपीएल में हमने देखा है कि स्टार्क कितने इफेक्टिव है, रबाडा का फॉर्म कितना डिक्लाइन है, और हेजलवुड दुनिया की क्रिकेट में क्या कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मैंने आरसीबी को नंबर 4 पर रखा है। आप कहां रखोगे कमेंट बॉक्स में बता दो, और 10 में से रेटिंग दे दो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पेसर्स को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। तो इस लिस्ट में नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का। मैंने नंबर 3 पर हैदराबाद को रखा है। हैदराबाद के पास विकल्प कम है। इंडियन ऑप्शन के रूप में शमी, एस सिंह और जयदेव उनटकट है। विदेशी ऑप्शन के रूप में नए खिलाड़ी ई मलिंगा, बी कारसे और पैट कमिंस जो कि कप्तान है, उनकी एंट्री है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हैदराबाद के पास तेज गेंदबाजी में ऑप्शंस कम है, लेकिन क्योंकि आपके पास शमी है जो कि बहुत कंसिस्टेंट आईपीएल में रहे हैं, और पैट कमिंस है जो कि आपको एक डिसेंट प्रदर्शन कर दे सकते हैं, मैंने नंबर 3 पर हैदराबाद को रख दिया। उनटकट से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करोगे, कभी कम चलेंगे, कभी ज्यादा चलेंगे। ई मलिंगा और कार से मुझे लगता है बैकअप ही रहेंगे, कागज पर तो यही दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमने पिछले साल का प्रदर्शन देखा, क्योंकि हमने शमी को लगातार फायर करते हुए देखा, अगर वो इंजरी से उबर कर आ गए और पूरा आईपीएल खेल गए तो हैदराबाद को बहुत सपोर्ट मिलेगा, और कमिंस और शमी मिलकर 8 ओवर जो रहेंगे वो सामने वाली टीम को बहुत परेशान करेंगे, इसलिए मैंने हैदराबाद को नंबर 3 पर रखा। फिर वही बात है, बहुत बड़ी बड़ी डिबेट है, आप बोल सकते हो कि यार हैदराबाद उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हमने पिछले साल का आईपीएल देखा है, और पिछले साल के आईपीएल में हमने ये पाया है कि मात्र कमिंस के दम पर ही इनकी तेज गेंदबाजी परिपूर्ण हो गई थी। हालांकि साथ में नटराजन प्रदर्शन कर रहे थे, भूवी भी थे, लेकिन इस बार आपके पास शमी आ गए हैं जो कि इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के वन ऑफ द प्राइम पेसर्स भुवनेश्वर कुमार तो आरसीबी में चलेगा, बुमराह चलेगा मुंबई में, लेकिन जो तीसरे हैं वो शमी है, और शमी इस समय है भैया हैदराबाद के पास, तो इसलिए नंबर 3 पर मैंने भैया हैदराबाद को रखा है। आप कहां रखोगे नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पर दे दो। नंबर 3 पर आपके हिसाब से कौन होगा बता दो, 10 में से रेटिंग दे दो हैदराबाद के पेसर्स को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब टॉप 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों मैंने रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर्स को। अब आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होंगे, बोलेंगे यार हैदराबाद की टीम नंबर 3 पर, स्टार्क की दिल्ली नंबर 6 पर और लखनऊ नंबर 2 पर, ऐसा क्यों? ऑप्शन ज्यादा है, इंडियन ऑप्शन ज्यादा है, वो चीज क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। मयंक यादव आपका एक प्राइम ऑप्शन है, मोहसिन खान आपके पास है, आवेश खान आपके पास है, आकाश
आकाशदीप चल रहा है, वो भी आपके पास है। हंगर गेकर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक जमाने में चेन्नई खेल चुके हैं। पी यादव भी इंडियन ऑप्शन है, जो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 3-4 बड़े पेसर्स, वो भी इंडियन पेसर्स जिनके अंदर बीसीसीआई भी अपना फ्यूचर देखता है, वो एक साथ लखनऊ के पास होना लखनऊ को बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी और बहुत ज्यादा उम्मीदें देता है। देखो यार, स्टार प्लेयर मयंक यादव बन चुके हैं, हमने आवेश खान को बनते हुए देखा, आकाशदीप को बनते हुए देखा। विदेशी ऑप्शन के रूप में इनके पास शमार जोसेफ है, एम ब्रिट्सके है और मिचेल मार्श है। जोसेफ और ब्रिट्सके से तो मेरी उम्मीद नहीं है, लेकिन मिचेल मार्श का एक धुरी होना आपको वो 2-3-4 ओवर की तेज गेंदबाजी मीडियम पेस देता है और अच्छी खासी देता है। T20 स्पेशलिस्ट है मार्श, तो मुझे लगता है एक बड़ा विदेशी पेसर इनके पास है, जो कि मार्श ऑलराउंडर भी है, लेकिन भारतीय पेसर 4 होने के कारण लखनऊ के पास विकल्प खुल जाते हैं। और अगर आपके पास बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स इतने सारे ऑप्शंस में पड़े हो, तो फिर आप बहुत मजबूत हो जाते हो दूसरी टीमों की तुलना में। नाम बेशक भैया वो उतने बड़े बड़े नहीं होंगे, शायद बुमराह जैसा नाम नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर 3-4 ऐसे नाम है और फ्यूचर दिख रहा है, तो लखनऊ जरूर यहां पर दोस्तों एक डार्क हॉर्स बन सकती है। अब यार देखो, लखनऊ को नंबर 2 पर रखना मेरे लिए भी रिस्क था। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन 4 में से 3 ना चले और लखनऊ बुरी तरीके से पिट जाए, लेकिन लखनऊ को मैं डार्क हॉर्स माफ कीजिए बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन 4 में से अगर 2 भी चल गए ना, तो लखनऊ आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन एकदम से करती हुई दिखेगी। दैट्स व्हाई डार्क हॉर्स नंबर 2 पर लखनऊ। आप नंबर नीचे भी रख सकते हो, 5 या 6 पर भी रख सकते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख दो। मेरे को कोई अति प्रेम लखनऊ से है नहीं, लेकिन यार भाई मैंने ये जो देखे नाम 4-5 उस आधार पर रख दिया। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। और ये सारी बातें कागजी है, कागज पर कोई टीम का कमजोर और मजबूत होना उनके प्रदर्शन की गारंटी नहीं होता। ये हमने पूरे इतिहास आईपीएल का देख लिया। अब नंबर 1 पर दोस्तों हमने रखा है बंबई की टीम को। मुझे ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ा तेज गेंदबाज समय जसप्रीत बुमराह है और वो मुंबई के पास है। उनका सपोर्टिंग रोल देने के लिए दीपक चहर है, वो भी मुंबई इंडियंस के पास है। अर्जुन तेंदुलकर, एस राजू से बहुत उम्मीदें होगी नहीं, हम सबको पता है कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन विदेशी पेसर के रूप में रीस टॉपली है, ट्रेंट बोल्ट है, गजन फहार है, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि ये बहुत मिस्ट्री बनेंगे, और एल लिजार्ड विलियम्स है। तो क्योंकि बोल्ट इनके पास है, बुमराह इनके पास है, एक मिस्ट्री के रूप में अल्लाह गजन फहार है, दीपक चहर इनके पास है, आपके पास 3-4 ऐसे बड़े बड़े ऑप्शंस है। तो दुनिया के वन ऑफ द प्राइम पेसर्स, शायद अगर मैं बात करूं T20 के स्पेशलिस्ट, बुमराह इनके पास है। दैट्स वाई बहुत बड़ा वेटेज मुंबई को मिलता है। सपोर्ट देने के लिए बोल्ट है, तो वो चीज भी ऐड होती है। दैट्स वाई नंबर 1 पर मैंने मुंबई इंडियंस को रखा। मेरे हिसाब से बंबई के पास इस साल के आईपीएल के सबसे मजबूत पेसर्स है। बाकी देखो यार, फिर वही बात है, कागजी है, और देखते हैं आईपीएल में क्या होता है। आपके हिसाब से आपकी रेटिंग और रैंकिंग क्या होगी? सारे 10 टीमों को नीचे कमेंट बॉक्स में दे दो। अपनी हर फेवरेट टीम और आईपीएल के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे भाई हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।